नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं मिस्टर एमजे खान, जो कि चेयरमैन है आईसीएफए के और कंट्री डायरेक्टर हैं डब्ल्यूएएफ के। मिस्टर खान, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और काफ़ी एक्साइटिंग टाइम्स हैं क्योंकि मॉनसून 4 सालों में सबसे बेहतरीन आया है, 8% ज़्यादा है नॉर्मल के लिहाज से, और बुआई के नंबर्स पिछले साल से बेहतर हैं। सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि बहुत अच्छी फसल इस बार हमें खरीफ के तौर पर देखने को मिलेगी। कैसे देखा है आपने ये सीज़न और आपकी क्या सेंस है? देखिए, आउटलुक तो प्रॉमिजिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है जिस तरीके से कंजम्पशन बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, तो बढ़ा हुआ नंबर जो एक अक्सर कंसर्न लेके आता था, चिंता लेके आता था कि प्राइसेस क्रैश करेंगे, वैसा अब सिचुएशन नहीं लग रहा है। एक तो कोऑपरेटिव का जो एक्सपोर्ट काउंसिल बना दिया है, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, वो बड़े पैमाने पे जो ट्रेड कंट्री टू कंट्री होना उसको टेकअप करेगा। तो फार्मर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करें तो इस बार ज़्यादा हैप्पी होने जा रहे हैं। वो चिंता लेके ज़रूरत नहीं है कि प्राइसेस क्रैश करेंगे। मुझे लगता है फाइनल नंबर्स आने पे शायद 5 मिलियन टन्स के आसपास का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होना चाहिए। ऑफिशियल लाइन क्या है, कितना नंबर आता है, फाइनली कितना निकल के आता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस बार प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गुड फॉर एवरीवन। एंड सॉइल में थोड़ा सा वाटर टेबल भी नीचे ऊपर अच्छा बेहतर होगा, तो जो आगे के फसलें हैं उनके लिए भी पानी की उपलब्धता और एक तरीके से जो ट्यूबवेल से जो पानी निकालना होता है उसमें थोड़ा आसानी रहेगी। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ अभी जो प्रोडक्शन अच्छा है बल्कि आगे के लिए भी अच्छी बारिश अच्छा फ्यूचर भी लेके आती है। तो एग्रीकल्चर आप कह रहे हैं कि एक बेहतर स्पॉट पे है राइट नाउ, किसानों के लिहाज से भी, कंज्यूमर के लिए भी इन दैट सेंस। 2-3 चीज़ें अगर यहाँ पर देखें, क्योंकि कॉटन की बुआई हमने इस बार गिरते हुए देखी है, क्योंकि ऑब्वियसली तवज्जो दूसरे कमोडिटीज़ को यहाँ पर मिली है। चावल का एरिया यहाँ पर ऊपर बढ़ा है, मिलेट्स में हमने ठीक ठाक लेवल्स आते हुए देखे हैं, लेकिन मक्के में यहाँ पर बढ़त है क्योंकि एथेनॉल में वहाँ पर प्रोडक्शन है। तो ये जो चेंज हल्का सा आता हुआ नजर आया है, जहाँ पर किसानों को भी समझ आया है कि कौन सी फसल ज़्यादा मुनाफे वाली है, वहाँ पर वो मूव करे हैं। आपको लगता है जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हम इतने समय से कर रहे हैं, एक्चुअली कुछ अब ऑन ग्राउंड देखने को मिलेगी? देखिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एज ए मिशन तो बहुत टाइम से टेकअप स्टेट लेवल पे भी होता रहा है। तमाम सारे प्रोजेक्ट, जैसे यूपी में वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, यूपी डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट, लेकिन वो सिर्फ कोई स्कीम लाने से काम नहीं चलता है। काम दो चीज़ों खास करके, एक प्राइसेस के ट्रेंड्स जो हैं वो मेंटेन्ड हो जाएं जिन क्रॉप्स के लिए, उधर किसान देखना शुरू करता है। दूसरा, एमएसपी अगर टाइम से अनाउंस हो जाए बिफोर सोइंग, एक्चुअली एमएसपी का पर्पस डिफीट हो जाता है अगर वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे अनाउंस होती है, क्योंकि वो फिर सोइंग के डिसीजन को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। तीसरा ये है कि फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग कराना पड़ता है। जैसे कोई क्रॉप में डाइवर्सिफाई अगर कराना है तो फार्मर्स रेडी है, उसके पास वो सीड अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो अभी हमें लग रहा है कि जो अवेयरनेस बड़े पैमाने पे क्रिएट हुई है कि भाई मार्केट डिमांड मिलेट्स के लिए बढ़ने जा रही है, या पोल्ट्री इंडस्ट्री बढ़ रही है तो मेज़ का डिमांड बढ़ेगा, या अभी सोयाबीन का नंबर मुझे पता नहीं क्या इस साल आने जा रहा है, लेकिन सोयाबीन की भी ग्लोबल मार्केट में अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है ये एक डाइवर्सिफिकेशन के जो की ड्राइवर्स हैं उन ड्राइवर्स पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट इज कि सोइंग से पहले एमएसपी हर एक की डिक्लेयर कर दें। तो अभी इस बार आउटलुक मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बैलेंस निकल के आएगा, नहीं तो ये टू मच राइस एंड जो वीट डोमिनेटेड प्रोडक्शन सिस्टम है उससे थोड़ा सा बच के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर आगे की बात करें तो, और जिस तरह से बात की जा रही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, एरिया उतना ही है, ईल्ड पे लगातार यहाँ पर बातचीत हो रही है, और जीएम एज अ कॉन्वर्सेशन यहाँ पर फिर से जोर पकड़ने लगी है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एनजीओज़ का अपोजिशन ज़्यादा रहा है, साइंटिस्ट्स का कम रहा है। इनफैक्ट आईसीआर सिस्टम में साइंटिस्ट्स हैव बीन पुशिंग फॉर इट। कॉर्पोरेट्स एंड साइंटिस्ट पहली बार कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं जीएमओ को लेके। अभी बाय एंड लार्ज ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल सिस्टम में भी इसके लिए थोड़ा सा फेवरेबल स्टैंड बना हुआ है। अनलाइक जब बीटी ब्रिंजल का अप्रूवल होना था उस टाइम पे कांग्रेस यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो एक तरीके से वर्टिकली डिवाइडेड थी ओपिनियन लाइन्स, एंड ज़्यादा जो वेट मिल रहा था वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से मिल रहा था अपोजिशन वाइस को, तो अल्टीमेटली अपोजिशन वाइस वाज कैरिड थ्रू, तो दिस वाज ड्रॉप्ड। अभी एक ग्लोबली इंटीग्रेटेड जो पॉलिसी मेकिंग का एक सिस्टम चल पड़ा है, उसमें जो एनजीओज़ की वाइस है वो थोड़ा सा कम हर्ट की जा रही हैं, तो मुझे लगता है उसको चलते, और कॉर्पोरेट्स का थोड़ा सा एक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा से बढ़ा है, और साइंटिस्ट का भी ऑफलेट बढ़ा है। तो ये सब चलते हुए कोई ना कोई रूट निकल के आएगा कि जीएमओ सूनर और लेटर अप्रूवल हम लोग देखना शुरू करेंगे उसका।
और भी बड़ी बात है कि यूरोप को जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कांस्टेंट है, डिक्लाइन पे थोड़ा जाना है। जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि जीएमओ है कि नहीं है, अफ्रीका है उसको कोई फ़र्क नहीं, गल्फ़ को फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, यूएस ने खुद ही अप्रूवल देख रखे हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को इतना फ़र्क नहीं। तो यूरोप हैज़ बीन अपोजिंग एंड वहाँ पे एक्सपोर्ट की उतना अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही। तो जो ग्लोबल मार्केट कंसर्न्स हैं वो भी एक तरीके से उतना डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं रहेगा। तो ओवरऑल में मुझे लगता है कि जीएमओ का अप्रूवल जल्दी देखने को मिलेगा। उससे इंक्रीज प्रोडक्शन, जहाँ पे एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं आ पाए हैं, तो क्वांटम जब नहीं हो पाई है तो जीएमओ के थ्रू एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी टाइम का जो एक रुका हुआ है यील्ड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम वो एक सडनली जंप ले लेगा। यहाँ पर अगर फेस्टिवल्स की बात की जाए और माना ये जा रहा है कि सरकार ने काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस पीछे हटा ली हैं, बहुत सारी नोटिफिकेशंस हमने सितंबर के महीने में आते हुए देखी, अवेलेबिलिटी अच्छी है, प्राइसेस ठीक ठाक हैं। अब यहाँ से आपको क्या लगता है जो बचा हुआ ये साल है, जिस तरह की फसलें आ रही हैं, अवेलेबिलिटी है, आपको लगता है कि सारा समय आराम से यहाँ पर निकल जाएगा इन सेंस ऑफ अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी? मुझे लगता है कि पल्सेज में थोड़ा इशू रहेगा, चना में भी रहेगा, कुछ और दालों में भी रहेगा, क्योंकि जो इंपोर्ट्स एक्सपेक्टेड थे जैसे ऑस्ट्रेलिया से, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अफ्रीका से भी मुझे लग रहा है कि तो यहाँ पे 10 से 15 रुपये रेट बढ़ सकते हैं कुछ दालों के फेस्टिवल सीजन में। तो गवर्नमेंट या तो अपना कोटा और बढ़ाए और रिलीज़ करे उसको टाइमली, और वो शायद फेस्टिवल के टाइम पे मूड ठीक रखने के लिए करे। अदरवाइज अगर लेफ्ट टू द मार्केट डायनेमिक्स ओनली, देन प्राइसेस हैव टू इंक्रीज ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम। तो ये मुझे लग रहा है कि, और तो बाकी तो ऑयल सीड में मुझे लगता नहीं कि बहुत कोई उठापटक होने जा रही है, और फूड ग्रेन्स बाकी तो स्टेबल हैं। और एक फाइनल सवाल, और ये पॉलिटिक्स को लेकर भी है। हरियाणा हमने होता हुआ देखा, साथ ही साथ महाराष्ट्र के भी इलेक्शंस हैं, और माना जा रहा है कि काफ़ी कुछ जो स्टेप्स लिए गए हैं वो इस मद्देनज़र भी लिए गए हैं, चाहे वो प्याज था या फिर एडिबल ऑयल इन सम सेंस था या पल्सेस था। आप कैसे देखते हैं ये स्टेप्स? क्या ये लॉन्ग टर्म है या आपको लगता है कि वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे अभी भी सरकार का आना बाकी है? ये तो बिल्कुल क्लियर है कि लॉन्ग टर्म अभी पॉलिसी किसी चीज़ में है नहीं। इनफैक्ट सुबह कुछ मूड बनता है डिसीजन का, शाम होते डिफरेंट हो जाता है। उसमें हमारे इंडस्ट्री के एसोसिएशन का भी रोल है। एक एसोसिएशन जाके कुछ डिमांड पुटअप करेगी कि इसको खोल दीजिए, दूसरी करेगी इसको बैन कर दीजिए। इलेक्शन रिलेटेड जो भी तुरंत इलेक्शन से तुरंत पहले के जो डिसीजन होते हैं वो ज़्यादातर क्या इम्पैक्ट होगा इसका इलेक्शन के फार्मर्स के खास करके उस पर। तो स्टेट्स में इलेक्शंस, नेशनल इलेक्शन तो फिर भी एक तरीके से उतना फार्मर सेंटिंग नहीं होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स, एवरीवन ऑफ अस इज अ कंज्यूमर विदर आई एम फार्मर और नॉट। लेकिन जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं वो फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन्स ज़्यादातर फार्मर्स को खुश करने के लिए होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दी स्टेट, गुजरात छोड़ दें तो उसमें तो फार्मर्स का नंबर 40 के आसपास ही रह गया है, लेकिन बाकी हरियाणा वगैरह जो हैं वो टू मच फार्मर डोमिनेटेड हैं। तो अभी के जो डिसीजन, महाराष्ट्र में रूरल एरियाज़ में रूलिंग पार्टी का थोड़ा बेस कमज़ोर दिख रहा है, तो यहाँ पर भी जो भी डिसीजन होंगे वो रूरल एरिया में पॉलिटिकली थोड़ा सा साउंड करने के लिए होंगे, हरियाणा तो खास करके। एक फाइनल सवाल देन, आने वाले समय में अगर एग्रीकल्चर को देखा जाए तो आपको क्या लगता है क्या कुछ करने की ज़रूरत है अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉलिसी? क्या लगता है आपको कि स्थिति सुधारने के लिए? ऑफ कोर्स हम बजट में यहाँ पर काफ़ी आता हुआ देखते हैं, फंड एलोकेशन धीरे धीरे आने शुरू हो गए यहाँ पर चीज़ों में, लेकिन क्या करने की बेहद ज़रूरत है? देखिए, इमीडिएट भी इसको कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं कि दो ऐसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन हैं जो बहुत लंबे टाइम तक किसानों को भी फ़ायदा देंगे और देश के एग्रीकल्चर को भी। एक, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ बड़े पैमाने पर देश को जाना पड़ेगा। जैसे तमिलनाडु में ओपन फील्ड कंडीशन में जो तमिलनाडु प्रिसीजन फार्मिंग प्रोजेक्ट था उसने बड़ा सक्सेसफुल रिजल्ट दिए हैं। 80 से लेके 800% तक एक्स्ट्रा ईल्ड आई है, डॉक्यूमेंटेड है। सारे बड़े जो नेशनल ग्लोबल इंस्टीट्यूशन सब ने उसको सर्वे किया, डॉक्यूमेंट किया। कॉस्ट रिडक्शन हुआ, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ। तो अगर इसको नेशनली आप स्केल कर दें तमिलनाडु की सक्सेस को, तो मुझे लगता है वो एक बहुत मैसिव लेवल का रिजल्ट्स देगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड आल्सो बेटर क्वालिटी एंड हायर प्रोडक्टिविटी। तो एक तो इसको, अब उसमें थोड़ा डिजिटल एग्रीकल्चर का कंपोनेंट ऐड हो गया है, जिसमें ड्रोन से लेके बहुत ज़्यादा फोकस आया हुआ। तो हम लोगों का भी 11 तारीख को एक इंडिया डिजिटल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस है, तो गवर्नमेंट ने भी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च किया है 2800 करोड़ समथिंग से। तो डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रिसीजन एग्रीकल्चर में एज ए मेजर कंपोनेंट ऐड करके उसको पूरे देश में अपस्केल करने की ज़रूरत है, जिससे देयर आर ट्रेमेंडस बेनिफिट दैट आर ऑल एसोसिएटेड विद वन सिंगल सिल्वर बुलेट। दूसरा है कमोडिटी बोर्ड्स को फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर व्हेन वी से
इट इज़ सो ब्रॉड एंड इट डजेंट हेल्प यू डिफाइन एनी स्ट्रैटेजी, क्योंकि एक की स्ट्रैटेजी दूसरे से कॉन्ट्रडिक्शन में चली जाएगी। जैसे पोल्ट्री वाला चाहेगा सस्ते में उसको मक्का मिले, मक्का वाला चाहेगा हमारा मक्का महंगा बिके, तो देयर इज ए क्लैश। तो अगर वो कमोडिटी वाइज बोर्ड्स बन जाते हैं तो वो फिर प्रोडक्शन बॉटलनेक से लेके सप्लाई चेन से लेके वैल्यू चेन डेवलपमेंट से लेके ग्लोबल मार्केट एक्सेस से लेके जो भी ट्रेड एंड पॉलिसी के कंस्ट्रेंट्स हैं उनको एड्रेस करेगा और वर्ल्ड वाइड प्रमोट करेगा मार्केट। दुनिया भर में जो ये ट्रेड बढ़ा है वो इसी से बढ़ा है, कमोडिटी बोर्ड से। तो इंडिया में समहाउ गवर्नमेंट के लेवल पे 2-3-4 बनाए गए हैं। वी नो टी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, लंबे टाइम से, लेकिन देयर आर अबाउट 100 कमोडिटीज़ माइनर हैं, वो कल को मेजर हो सकते हैं अगर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये 2 ऐसे चीज़ें हैं जिनको करना चाहिए। एंड इसमें एक माइक्रो इरिगेशन एज ए कंपोनेंट चंद्रबाबू नायडू की कमेटी 2002 में बनी थी, उसमें उन्होंने कहा था 17,000 करोड़ रुपए उस टाइम पे रिक्वायर्ड हैं टू ब्रिंग 70 मिलियन हेक्टर्स अंडर माइक्रो इरिगेशन। अभी वो शायद नंबर बढ़ के 2 लाख करोड़ पहुंच जाए, लेकिन वो वर्थ है बिकॉज एक साल में वो 2 लाख करोड़ वसूल हो जाएगा। तो अगर ये 50% जो लैंड है वो अंडर माइक्रो इरिगेशन आ जाती है तो वाटर की सेविंग होगी, बेटर क्वालिटी होगी, कॉस्ट रिडक्शन होगा एंड देयर आर मैनी बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद दैट। तो मुझे लगता है एज ए मेजर गवर्नमेंट का पॉलिसी पुश होना चाहिए प्रिसिजन एग्रीकल्चर पे, जिसमें डिजिटल एग्रीकल्चर एंड माइक्रो इरिगेशन एज द की कंपोनेंट और सेंट्रल कंपोनेंट, एंड देन कमोडिटी बोर्ड्स का फॉर्मेशन इधर मेजर और माइनर। ये मुझे लगता है कि देश के एग्रीकल्चर को नए लेवल पे लेके जाएंगे। ऑलराइट मिस्टर खान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर से लेकर मॉनसून, फेस्टिवल्स, प्राइसिंग और सरकार को यहाँ पर क्या कुछ किया जाना चाहिए वो सजेशंस भी यहाँ पर हमारे साथ शेयर करने के लिए।